अजय और माखनलाल उस घर के पास पहुंच जाते हैं। वो घर जहां पर बना हुआ था उसके आसपास कोई और दूसरा घर नहीं था। पूरे एरिया में बस एक वही घर था। रात काफी हो गई थी। जुगनुओं के चींची करने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सर सर हवाएं चल रही थीं। साहब, बदबू आना तो और तेज हो गई है, माखनलाल ने अपनी जेब में से रुमाल निकालते हुए कहा। हाँ माखनलाल, जरूर इस घर के अंदर कुछ ना कुछ है, अजय ने अपनी नाक पर हाथ रखते हुए कहा। अजय और माखनलाल उस घर के दरवाजे के सामने खड़े हुए थे। घर का दरवाजा लगा हुआ था। दीवारों पर दरारें पड़ी थीं और दरवाजे पर भी बहुत सारे खरोंच के निशान थे। छत भी टूटी फूटी नजर आ रही थी। माखनलाल ने जिस हाथ में अपना मोबाइल पकड़ा था वो उसी हाथ से दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि तभी अजय उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लेता है और कहता है, माखनलाल, तुम पागल हो गए क्या? ये जानते हुए भी कि मैं गांव 19 साल पहले खाली हो चुका है और अब सब सुनसान पड़ा हुआ है। हो सकता है कि वो साइको किलर अंदर हो या कुछ भी हो सकता है, और तुम दरवाजा खटखटाने वाले थे। अरे सॉरी साहब, मैं तो भूल ही गया था। वो क्या है ना, आदत बन गई है किसी भी घर में जाने से पहले दरवाजा खटखटाने की, इसलिए फ्लो में खटखटाने लग गया था, सॉरी। माखनलाल अजय से बात ही कर रहा था कि उसके हाथ से उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या, मोबाइल नीचे गिर गया? माखनलाल ने अजय की तरफ देखते हुए कहा। माखनलाल, तुम ना एक काम ढंग से नहीं करते हो। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ मोबाइल। जी साहब, अभी उठाता हूं, कहते हुए माखनलाल अपना मोबाइल उठाने के लिए नीचे झुक जाता है। जब माखनलाल नीचे झुकता है और देखता है कि उसका मोबाइल एक कुमकुम से बने चक्र पर गिरा पड़ा था। अरे ये क्या है? माखनलाल अपना मोबाइल का टॉर्च उस चक्र पर मारते हुए कहा। साहब जरा ये तो देखिए, माखनलाल ने हैरानी के साथ कहा। क्या है माखनलाल? अजय ने नीचे झुकते हुए कहा। जमीन पर कुमकुम से चक्र बना हुआ है जिसके अंदर एक त्रिभुज बना हुआ था और आसपास फूल की तरह पंखुड़ियां निकली हुई थी। त्रिभुज के अंदर रा लिखा हुआ था और उसके ऊपर ना की बिंदी लगी हुई है। ये क्या चीज है साहब? पता नहीं माखनलाल, किसी चक्र की तरह लग रहा है। हाँ साहब, और जरा गौर से देखो, ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराना हो, जैसे 1 आध साल पहले बनाया गया हो। हाँ साहब, और कुमकुम में भी वो पहले जैसी चमक नहीं दिख रही है, पुराना लग रहा है। समझ नहीं आता ये चक्र दरवाजे के ऊपर किसने बनाया होगा। माखनलाल, ये बाद में पता लगा लेना कि ये चक्र किसने बनाया होगा, पर पहले जिस काम के लिए आए थे वो कर लें, घर के अंदर चलें। अरे हाँ साहब, मैं तो ये भूल ही गया था। माखनलाल और अजय दोनों अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। अजय दरवाजे पर हाथ रखता है और उसे आभास होता है कि दरवाजा खुला हुआ है। वो दरवाजे पर धक्का मार देता है और दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलने की आवाज आती है, कर। जब माखनलाल और अजय घर के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं घर के अंदर काफी अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अजय और माखनलाल आसपास टॉर्च मारने लग जाते हैं। घर के अंदर घुसते ही बदबू और तेज तेज आने लग जाती है। साहब, ये बदबू तो और बढ़ गई है, अब बिल्कुल भी सही नहीं जा रही है। माखनलाल, सहलो, कुछ ना कुछ तो जरूर है इस घर के अंदर। अजय ने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी के सहारे आगे बढ़ते हुए कहा। घर अंदर से बहुत बड़ा था। जब अजय और माखनलाल घर के अंदर चलते थे तो उनके कदमों की आहट गूंजने लग जाती थी। घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि बरसों से घर के अंदर कोई गया ना हो। हर जगह धूल और मकड़ी के जाले बने हुए थे। माखनलाल और अजय उन मकड़ियों के जालों को हटाते हुए आगे बढ़ रहे थे। अजय और माखनलाल चल ही रहे थे कि तभी माखनलाल को एक कमरा दिखाई देता है जिसका दरवाजा लगा हुआ था। वो कमरा कैसा है साहब? पता नहीं माखनलाल, मुझे तो लगता है बेडरूम होगा। हाँ साहब, मुझे भी यही लगता है। अजय और माखनलाल उस कमरे के पास जाते हैं। अजय धीरे से दरवाजे पर धक्का मारता है, कर करते हुए दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है बदबू और तेज आने लगती है। साहब, ये बदबू तो और तेज हो गई है, अब तो ये मुझसे बिल्कुल भी सही नहीं जा रही है, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है साहब। माखनलाल, सब्र रखो थोड़ा। अरे कैसी बातें कर रहे हो, यही तो वक्त है बहादुरी दिखाने का। अच्छा हुआ तुम बॉर्डर पर तैनात नहीं हो, वरना पता नहीं क्या होता तुम्हारा। साहब, बॉर्डर में रहता तो कैसे ना कैसे जी ही लेता, यहाँ मेघ की तरह चुड़ैल से सामना तो नहीं करना पड़ता। मैं आपको बता नहीं सकता कितना डर लग रहा है मुझे। माखनलाल, अपना मुंह बंद रखो समझे, और चुपचाप अंदर चलो। माखनलाल और अजय उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। कमरे के अंदर एक बेड लगा हुआ था जिस पर तकिया और चादर बिछा हुआ था। पास में ही ड्रेसिंग लगी हुई थी जिस पर चूड़ियां रखी हुई थी। उन चूड़ियों पर भी धूल जमी हुई थी। ड्रेसिंग के आईने में ही एक गोल बिंदी चिपकी हुई थी। एक अलमारी थी जिसके कबर्ड खुले हुए थे और उसके अंदर साड़ियां, शर्ट और एक छोटी बच्ची के कपड़े रखे हुए थे जो बिखरे पड़े थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने घर के अंदर किसी चीज की तहकीकात की हो और वो कुछ ढूंढ रहा हो। साहब, मरे हुए इंसान की बदबू तो यहीं से आ रही है, पर लाश कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? वही माखनलाल, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है।
ढूंढो, इसी कमरे में शायद कहीं पर हो। साहब इतना सा तो कमरा है, ये वाला, लाश होती तो यहीं पर दिख जाती, अब उसे ढूंढने में क्या मेहनत करें। माखनलाल तुम ना जब देखो मुझे इरिटेट करते रहते हो, जितना बोला उतना करो, समझे? ढूंढो लाश को, यदि बदबू उस कमरे से आ रही है तो लाश भी यहीं कहीं पर होगी। जी साहब। अजय और माखनलाल उस कमरे में लाश ढूंढने लग जाते हैं। कमरे के अंदर ही एक खिड़की थी जो खुली हुई थी। बाहर तेज तेज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिस कारण तेज तेज हवाएं कमरे के अंदर आ रही थी। माखनलाल और अजय ने कमरे का कोना कोना देख लिया था, पर उन्हें कुछ नहीं मिला था। सिर्फ बेड के नीचे देखना बाकी रह गया था। माखनलाल बेड के नीचे देखने लग जाता है। बेड पर चादर ज्यादा लंबा था, जिसके दोनों ओर के सिरे नीचे तक लटक रहे थे। माखनलाल को दिख नहीं रहा था कि बेड के नीचे कुछ भी है या नहीं। तभी अचानक से जोर से खिड़की के बाहर से हवा का एक तेज झोंका आता है, जिससे वो चादर का सिरा उड़ने लग जाता है। जब चादर हिलता है और हवा में उड़ता है तो बेड के नीचे का दृश्य देखकर माखनलाल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माखनलाल चिल्लाकर कहता है, साहब। क्या है माखनलाल? अब अजय ने नीचे झुकते हुए कहा। जब अजय भी बेड के नीचे देखता है तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेड के नीचे पंडित सुशलाचार्य की कटी हुई मुंडी रखी हुई थी। एक कटी हुई मुंडी बेड के नीचे रखी हुई थी। उस कटी हुई मुंडी के आसपास का खून सूख गया था। मुंडी में कुछ कीड़े पड़ गए थे और ऐसा भी लग रहा था कि चूहों ने कई जगह से उस मुंडी को कुतर दिया हो। जिस शख्स की वो मुंडी थी उसने सामने के अपने बाल पूरे कटा लिए थे और पीछे चोटी रखी हुई थी। साहब, ये किसकी मुंडी है? माखनलाल ने हैरानी के साथ कहा। पता नहीं माखनलाल। साहब, मुंडी यहां पर है तो धड़ कहां पर है? माखनलाल ने कहा। ऊपर देखो माखनलाल, अजय ने छत के ऊपर देखते हुए कहा। जब माखनलाल ऊपर देखता है तो और शॉक्ड हो जाता है। छत पर किसी का धड़ लटक रहा था। धड़ लगभग पूरा सड़ चुका था। वो धड़ भी सिर्फ ऐसा था जिसमें हड्डियों के ऊपर चमड़ी थी। वो चमड़ी सफेद पड़ गई थी और चमड़ी कई जगह से फटी हुई थी। उससे बहुत गंदी गंध आ रही थी। उस धड़ ने पुजारियों वाले कपड़े पहने हुए थे। गले में रुद्राक्ष की माला थी। साहब, देखने से तो किसी पुजारी का धड़ लगता है। हाँ माखनलाल, सही कहा, पर पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि धड़ किसका है। लाश पूरी तरह गल चुकी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ साहब, सही कहा आपने। वो देखो माखनलाल, जो लाश छत पर लटक रही है उसके राइट हैंड की कलाई पर ओम लिखा हुआ है। हाँ साहब, और ओम जो बना हुआ है उसमें पीछे से सांप जैसा ऊ की मात्रा निकल रही है। माखनलाल कुछ सोचने लगता है, जैसे कि वो कुछ जानता है उस निशान के बारे में। कुछ पल बाद माखनलाल कहता है, ये निशान तो देखा देखा लग रहा है मुझे। क्या कहा देखा देखा? याद करो माखनलाल, कहां पर देखा है तुमने निशान? साहब, याद नहीं आ रहा। हाँ याद आया, ऐसा निशान तो पंडित सुशलाचार्य जी के हाथ में था। माखनलाल ने याद करते हुए कहा। क्या कहा? सुशलाचार्य जी के हाथ में? अजय ने हैरानी के साथ कहा। हाँ साहब, 2 मिनट, मेरे पास सुशलाचार्य जी की फोटो है, अभी पता चल जाएगा ये लाश उनकी है या नहीं। माखनलाल अपना मोबाइल निकालता है और उसमें सुशलाचार्य की फोटो ढूंढने लगता है। ये देखिए साहब, ये फोटो 4 साल पुरानी है, महाशिवरात्रि की। हर साल उस दिन मेघनाथ मंदिर में बहुत बड़ा यज्ञ होता है। उसी दिन मैंने पंडित सुशलाचार्य जी की फोटो खींची थी। उस फोटो में पंडित सुशलाचार्य जी शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे थे और उनके हाथ में बना ओम का निशान साफ साफ उस फोटो में नजर आ रहा था। अजय फोटो वाले निशान और छत पर लटक रहे धड़ के हाथ के निशान को मिलाने लग जाता है और कहता है, हाँ माखनलाल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये तो पंडित सुशलाचार्य जी का ही धड़ है। पर साहब, पंडित सुशलाचार्य जी को किसने मार दिया? पता नहीं माखनलाल। साहब, वो देखिए ऊपर, जो पंडित सुशलाचार्य जी का धड़ लटक रहा है उसके पेट में छेद है, यानी इनकी भी नाभि गायब है। इसका मतलब यह है कि इनको भी मेघ की चुड़ैल नहीं मारा है। मेघ की चुड़ैल ने नहीं माखनलाल, उसी साइको किलर ने। साहब, अब तो यकीन कीजिए मेरी बातों पर, आप ही बताइए, भला कोई इतनी बुरी तरीके से किसी को मार सकता है क्या? धड़ ऊपर लटक रहा है और मुंडी बेड के नीचे है। माखनलाल, तुम नहीं जानते इन साइको किलर को, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके अंदर एक दरिंदा होता है
जिनका काम लोगों को बुरी तरीके से मारना ही होता है। इन्हें बहुत मजा आता है इस काम में। चलिए साहब, एक बार के लिए मैं मान भी लूं आपकी बात कि पंडित सुशलाचार्य जी को किसी साइको किलर ने मारा है, पर आप एक बात बताइए, इनका धड़ फिर ऊपर कैसे लटक रहा है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिना किसी सहारे के धड़ का लटकना। माखनलाल, मैंने कहा ना, ये साइको किलर है, कुछ भी कर सकते हैं। और ये सब छोड़ो, तुम तो ये सोचो कि पंडित सुशलाचार्य जी इस घर में आए क्यों थे और ये किसका घर है। जितना मुझे लाश को देखकर लग रहा है, ऐसा लगता है कि लाश करीब 1 साल से यहीं पर है। देखो, लाश सड़ भी चुकी है और बहुत गंदी बदबू भी आ रही है इसके अंदर से। हाँ साहब, आप ठीक कह रहे हैं, पर मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पंडित सुशलाचार्य जी को पता था कि मेघ गांव के अंदर चुड़ैल घूम रही है और वो बहुत ताकतवर हो गई है, फिर ये जानते हुए भी वो मेघ गांव के अंदर क्यों आए? अब क्यों आए ये तो वही बता सकते थे माखनलाल। टीम को कॉल करो और उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर बुलाओ, जब तक मैं इस घर की तहकीकात करता हूँ। जरा देखूं तो सही किसका घर है ये। जी साहब। माखनलाल पंडित सुशलाचार्य जी की लाश के पास ही रुकता है और अजय घर के अंदर तहकीकात करना शुरू कर देता है। अजय घर का कोना कोना ढूंढ रहा था और सोच रहा था कि कुछ तो उसके हाथ में ऐसा लग जाए जिससे वो केस की तहकीकात आगे जारी रख सके। अजय हर कमरे की अलमारी का दराज खोलकर देख रहा था, फाइलों पर पड़ी धूल साफ करके देख रहा था कि उसको कुछ ना कुछ मिल जाए, पर उसके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। अजय घर के अंदर सुराग ढूंढते ढूंढते थक जाता है और वापस से माखनलाल के पास चला जाता है। क्या हुआ साहब, आपको कुछ मिला क्या? नहीं माखनलाल, कुछ नहीं मिला। पता ही नहीं चला कि यह घर किसका है। हैरानी की बात है कि घर के अंदर एक भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं रखा है जिससे पता चल पाए कि यह घर किसका है। एक बार बाहर भी जाकर देख लिया, दरवाजे पर नेम प्लेट भी नहीं लगी हुई है। हाँ साहब, ये तो बहुत अजीब बात है। तुमने कॉल कर दिया टीम को? हाँ साहब, कॉल कर दिया, वो आते ही होंगे, रास्ते में होंगे। बढ़िया है। इतना कहते हुए अजय नीचे झुक जाता है और पंडित सुशलाचार्य जी की कटी हुई मुंडी देखने लग जाता है। आप क्या कर रहे हैं साहब? कुछ नहीं माखनलाल, बस पंडित सुशलाचार्य जी की मुंडी देख रहा हूं। अजय अपने हाथों में ग्लव्स पहन लेता है और बेड के नीचे जाने लगता है। साहब, आप अंदर क्यों जा रहे हैं? अभी टीम आ रही है ना, आप तभी अंदर जाइएगा। अजय माखनलाल की बात का कोई जवाब नहीं देता है और बेड के अंदर घुस जाता है। बेड के अंदर बहुत अंधेरा था। अजय अपने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी के सहारे बेड के नीचे की आसपास की चीजें देखने लग जाता है। बेड के अंदर बहुत धूल जमी हुई थी। अजय के हाथ की आस्तीनों में धूल लग गई थी। साहब, ये आप क्या कर रहे हैं अंदर बेड के नीचे घुसकर? माखनलाल ने कहा। अजय फिर माखनलाल की बात का कोई जवाब नहीं देता है। अजय आगे बढ़ते बढ़ते बेड के नीचे पड़ी पंडित सुशलाचार्य जी की मुंडी के पास पहुंच जाता है। जब अजय अपने मोबाइल का टॉर्च पंडित सुशलाचार्य जी की मुंडी पर मारता है तो एक पल के लिए वो भी डर जाता है। पंडित सुशलाचार्य जी की मुंडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अजय को घूर रही हो। उनकी दोनों बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकली हुई थीं। उस मुंडी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर अभी भी जान हो। अजय धीरे धीरे अपना हाथ उस मुंडी के पास ले जाता है और उस मुंडी को उठाने लग जाता है। अजय को भी ये करते हुए बहुत घिन आ रही थी, क्योंकि उस मुंडी में कीड़े लगे हुए थे और अभी भी बहुत बदबू आ रही थी उसके अंदर से। साहब, आप क्या कर रहे हैं नीचे? माखनलाल ने नीचे झुकते हुए कहा। जब माखनलाल अजय को मुंडी उठाते हुए देखता है तो मुंह बनाते हुए कहता है, छी साहब, आप ये क्यों कर रहे हैं? मैंने बोला ना टीम आ रही है, वो सब कुछ कर देगी। आप इस मुंडी को क्यों हाथ लगा रहे हैं? जब अजय पंडित सुशलाचार्य जी की मुंडी को जमीन पर से उठाता है तो उसके अंदर के काले काले कीड़े हवा में उड़ने लग जाते हैं, जो माखनलाल के पास जाने लगते हैं। साहब, नीचे रख दीजिए वापस इस मुंडी को। आपने देखा नहीं इसमें कीड़े लगे हुए हैं, कहीं हमारा भी मांस ना खा लें, माखनलाल ने कहा। माखनलाल की नाक के पास वो कीड़े भिन भिन करके मंडराने लग जाते हैं। माखनलाल अपने हाथों से उन कीड़ों को दूर करने लग जाता है। अजय उस मुंडी को अपने हाथ में उठाता है तो देखता है कि जिस जगह से उसने वो मुंडी उठाई थी उस जगह पर कांच के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। अजय मन ही मन सोचने लग जाता है कि ये कांच के टुकड़े यहां पर कहां से आ गए। अजय अपने हाथ में पंडित सुशलाचार्य की मुंडी पकड़ता है और दूसरे हाथ से मोबाइल का टॉर्च जमीन पर मारने लगता है, जहां पर पहले पंडित सुशलाचार्य की मुंडी पड़ी हुई थी। जब वो मोबाइल का टॉर्च जमीन पर मारता है तो देखता है कि उसके कुछ आगे ही कुछ सामने पड़ा हुआ था, जहां पर कुछ और कांच के टुकड़े भी बिखरे पड़े थे। माखनलाल, जरा मुंडी पकड़ाना। अजय ने मुंडी वाला अपना एक हाथ बेड के नीचे से बाहर निकालते हुए कहा। साहब, मैं? माखनलाल ने डरते हुए कहा। यहां पर तुम्हें कोई दूसरा माखनलाल दिख रहा है क्या? माखनलाल, जो तुम पूछ रहे हो मैं जाहिर सी बात है
तुम्हें ही बोला होगा मैंने। माखनलाल डरते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाता है और अपने दोनों हाथों से पंडित सुशलाचार्य की मुंडी को पकड़ लेता है। अजय अपने हाथ आगे बढ़ाता है और आसपास कांच के टुकड़े को हटाकर सामने बड़ी चीज को उठा लेता है, जो कि एक फोटो फ्रेम था। अजय उस फोटो फ्रेम को लेकर बेड के नीचे से बाहर निकल जाता है। ये क्या है साहब? माखनलाल ने कहा। पता नहीं माखनलाल, वहां पर नीचे पड़ा हुआ था। अजय फोटो फ्रेम को पलटता है और उसके अंदर लगी तस्वीर को देखने लग जाता है। फोटो फ्रेम का कांच टूटा हुआ था और उसके अंदर एक औरत की तस्वीर थी। साहब, ये तो एक औरत की तस्वीर है। हाँ माखनलाल, और हो सकता है कि ये घर किसी औरत का हो, पर कौन है ये औरत? ये औरत शायद छाया हो सकती है माखनलाल, अजय ने कहा। पर साहब, आप इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि औरत छाया है? माखनलाल ने अजय से कहा। माखनलाल, शायद तुमने अच्छे से नहीं सुना। मैंने कहा कि शायद हो सकता है कि ये छाया हो। मैंने कब कहा कि 100% यही छाया है? वैसे एक बात है, यदि ये कंफर्म हो जाए कि यही छाया है तो इस फोटो के जरिए हम कहीं ना कहीं से इसकी जन्म कुंडली तो निकलवा ही लेंगे। हाँ साहब, सही कहा। जरा दिखाना, मैं भी तो देखूं इस फोटो को। माखनलाल ने अजय के हाथ से वो फोटो फ्रेम लेते हुए कहा। जब माखनलाल उस फोटो को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उस फोटो के अंदर एक औरत थी जिसका सिर्फ चेहरा दिख रहा था। गोरा रंग, माथे पर गोल बिंदी, लंबे लंबे बाल, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और कानों में बाली। वो औरत उस फोटो में स्माइल कर रही थी, जिसमें उसके सफेद दांत दिख रहे थे। वो बहुत खुश नजर आ रही थी उस फोटो में। माखनलाल घूर घूर के उस फोटो को देखे जा रहा था। जब अजय देखता है कि माखनलाल उस फोटो को घूरे जा रहा है तो उससे पूछता है, माखनलाल, इस फोटो में ऐसी क्या खास बात है कि तुम्हारी उससे नजर ही नहीं हट रही है? साहब, ये चीज ही ऐसी है, इससे नजर ही नहीं हट रही है। माखनलाल, चीज से तुम्हारा क्या मतलब है? बोलो मत, तुम एक पुलिस वाले हो और पुलिस वाले के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। सॉरी साहब, पर क्या करूं, आप खुद ही देखिए ना, कितनी खूबसूरत है ये। मैं तो इसकी फोटो देखकर इसका दीवाना हो गया। जब हकीकत में से अपने सामने देखूंगा तो पता नहीं क्या होगा मेरा। माखनलाल, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम शादीशुदा हो, और गौर से देखो, फोटो में जो लड़की है वो भी शादीशुदा है, उसके गले में मंगलसूत्र है। साहब, जो भी हो, पर सच कहता हूं, इसकी खूबसूरती ने मुझे इसका दीवाना बना दिया। सिर्फ मैं ही क्या, मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी इसका दीवाना हो जाता। आप ही बताइए, क्या है, खूबसूरत नहीं है? किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही है औरत? अजय भी उस फोटो को गौर से देखने लग जाता है और कुछ देर बाद रुक कर कहता है, वैसे माखनलाल, तुम्हारा कहना ठीक है, किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही है औरत। वाह 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 वाह, आप पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनाई देती है। साहब, लगता है टीम आ गई है। हाँ माखनलाल, आप यहीं पर रुकिए साहब, मैं उन्हें अंदर लेकर आता हूं। ठीक है। माखनलाल उस कमरे से बाहर चला जाता है। सुबह के 10 बज रहे थे। तन्वी और कुलदीप अपने कमरे से बाहर आते हैं और सीढ़ियां उतरने लग जाते हैं। तन्वी और कुलदीप का पहनावा देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वे दोनों साथ साथ नीचे उतरते हैं और बाहर जाने लगते हैं, पर तभी ठकुराइन उन्हें पीछे से आवाज लगाती और रोक लेती है। अरे कुलदीप बेटा, ये सुबह सुबह बहू को लेकर कहां पर जा रहे हो? ठकुराइन ने सीढ़ियां उतरते हुए कहा। वो मां, मैंने आपको बताया था ना कि तन्वी का आजकल सिर दर्द होता रहता है, एक ही एक सपना उसे परेशान करता रहता है। तो मैंने इस बारे में डॉक्टर माधवी से बात की थी, तो उनके पहचान के एक साइकेट्रिस्ट हैं जो इन सब चीजों का इलाज करते हैं, तो उनका आज अपॉइंटमेंट दिलाया है, तो बस वहीं जा रहे हैं। कुलदीप ने कहा। अच्छा ठीक है बेटा, अच्छे से जाना, और हाँ, कार संभाल कर चलाना। बहू, तुम कोशिश करना थोड़ा जल्दी आ जाओ। वो अब लालू नहीं है ना, तो घर के सारे काम मुझसे अकेले होते नहीं है। तुम हाथ बटा दोगी तो मुझे थोड़ी मदद हो जाएगी। माँ, फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूंगी, तन्वी ने कहा। वैसे कुछ ही दिनों की बात है, मैंने ठाकुर साहब को बोल दिया है, वो नए नौकर का इंतजाम कर देंगे। पर क्या है ना, लालू हमारा बहुत पुराना और वफादार नौकर था, इसलिए जल्दी किसी पर भरोसा होता नहीं। बस इसी वजह से नए नौकर लाने में देरी हो रही है। माँ, आप फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना अभी घर का काम करने के लिए। मेरे हाथ का खाना आपको पसंद नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत स्वादिष्ट होता है। अरे बस करो यार आप दोनों, ये सास बहू का प्यार। हमें डॉक्टर के पास भी जाना है, बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है, कहीं देर हो गई तो फिर 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। अब चलें? कुलदीप ने कहा। हाँ हाँ,
जा, तुझे किसने रोका है? ये बोलना कि डॉक्टर के पास जाने में देर नहीं हो रही है, तुझे तेरी पत्नी के साथ अकेले में कुछ वक्त बिताना है, ठकुराइन ने कहा। माँ आप भी ना, कुलदीप ने शर्माते हुए कहा। चल अब जा और जल्दी आना। पहले जाने तो दो मेरी माँ, अभी तक गए हैं नहीं और आप आने की पहले बात कर रही हैं, कुलदीप ने कहा। हाँ हाँ चल ठीक है, अब जा, ठकुराइन ने कहा। कुलदीप और तन्वी हवेली के बाहर जाने लगते हैं। डॉक्टर माधवी अपने कैबिन में बैठी हुई थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी। देखो तुम 3-4 बजे तक आ जाना, तुम्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाएगी। तुम्हें भी कैसे मिल जाएगी? कल रात में ही तो करीब 3-4 बजे लाश हॉस्पिटल के अंदर आई है, टाइम तो लगता है ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने में, ऐसी थोड़ी बन जाती है। पर हाँ, तुम्हें फाइल तो चल जाएगी ना, क्योंकि है तो वैसे नाभि वाला केस, पर क्या है ना, जो बॉडी वो पूरी तरह से खराब हो गई थी। मैं तो देखकर ही पहचान गई थी कि करीब आधा 1 साल हो गया है पेशेंट को मरे हुए। बहुत बदबू आ रही थी उसके अंदर से और लाश को कीड़े भी खाने लगे थे। पर हमेशा की तरह 2 चीजें कॉमन थी, पहली ये कि नाभि गायब थी और दूसरी ये कि इस बार भी मुजरिम के हाथों के निशान नहीं मिले। डॉक्टर माधवी फोन पर बात कर ही रही थी कि तभी कैबिन के अंदर कुलदीप और तन्वी आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर माधवी, कुलदीप ने कैबिन के अंदर घुसते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ, आप 4-5 बजे तक आ जाना। इतना कहकर डॉक्टर माधवी फोन कट कर देती हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर कुलदीप और मिसेस तन्वी, कैसे हैं आप दोनों? जी हम ठीक हैं, आप कैसी हैं कुलदीप और तन्वी? दोनों ने एक साथ कहा। जी मैं ठीक हूँ, आप दोनों खड़े क्यों हैं? आइए ना बैठिए। कुलदीप और तन्वी डॉक्टर माधवी के सामने रखी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो बताइए कैसे आना हुआ? डॉक्टर माधवी ने कहा। वो डॉक्टर माधवी, हमारी फोन पर बात हुई थी ना, मैंने आपको बताया था तन्वी को कुछ दिनों से कुछ सपने बार बार आ रहे हैं, जिस वजह से उसका सिर दर्द होता है। आपने किसी साइकेट्रिस्ट से आज हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स किया था। अरे हाँ सॉरी, वो मैं भूल गई थी, क्या है ना आजकल इतना काम रहता है हॉस्पिटल में, क्या बताऊं। सॉरी, कोई बात नहीं डॉक्टर माधवी जी, तन्वी ने कहा। वैसे आप लोग बिल्कुल सही वक्त पर आए, 11 बजने में 5 मिनट कम है, और जितना मुझे याद है आपका 11 बजे का अपॉइंटमेंट है। जी हाँ, कुलदीप ने कहा। डॉक्टर माधवी अपना लैपटॉप ऑन करती हैं और प्रोफेसर प्रताप नारायण को वीडियो कॉल करने लग जाती हैं। हेलो डॉक्टर माधवी, प्रोफेसर प्रताप नारायण की आवाज सुनाई देती है। हेलो प्रोफेसर। प्रोफेसर प्रताप नारायण का सिर्फ ऑडियो सुनाई दे रहा था, वीडियो में वो नजर नहीं आ रहे थे। लगता है प्रोफेसर अभी तक आपने अपना कैमरा ठीक नहीं करवाया है, डॉक्टर माधवी ने कहा। वो क्या है ना डॉक्टर माधवी, आजकल का पेशेंट इतना बढ़ गए कि वक्त ही नहीं मिल पा रहा है सही कराने जाने का। चलिए कोई बात नहीं, वो मैंने कहा था ना एक लड़की है जिसे वही सेम प्रॉब्लम है, वो पेशेंट आई है। तन्वी यहाँ पर बैठो। तन्वी डॉक्टर माधवी के पास चली जाती है। आई थिंक कुलदीप, हमें कुछ देर के लिए प्रोफेसर तन्वी को अकेला छोड़ देना चाहिए, जिससे वो खुलकर अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सके और उन्हें बीच में कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। जी ठीक है, कुलदीप ने कहा। कुलदीप और डॉक्टर माधवी उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। दो घंटे हो गए थे और कुलदीप डॉक्टर माधवी के कैबिन के बाहर बैठकर तन्वी का इंतजार कर रहा था। तन्वी का मोबाइल कुलदीप के पास ही रखा हुआ था। तभी तन्वी का मोबाइल बजने लग जाता है। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। कुलदीप देखता है कि अनन्या का फोन आ रहा है। वो फोन उठाता है और कहता है, हेलो अनन्या, मैं कुलदीप बोल रहा हूँ। तन्वी के पास चेकअप करवा रही है तो उसका मोबाइल मेरे पास ही है। क्या हो गया तन्वी को, वो ठीक तो है ना? अनन्या ने घबराते हुए कहा। हाँ हाँ वो ठीक है, नॉर्मल सी जांच है बस, और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है कुलदीप, फिर तन्वी जैसे ही आए उसे कॉल बैक करने को बोलना। हाँ हाँ ठीक है। इतना कहकर कुलदीप फोन कट कर देता है। जैसे ही कुलदीप फोन कट करता है, तन्वी डॉक्टर माधवी कैबिन से बाहर आ जाती हैं। अरे तन्वी, अभी भी तुम्हारे दोस्त का ही फोन आया था, कुलदीप ने कहा। किसका फोन था? तन्वी ने पूछा। वो अनन्या का फोन था, कह रही थी तन्वी आए तो उससे बात करवाना। लो मैं उसे रिटर्न कॉल कर देता हूँ। अरे नहीं कुलदीप, अभी रहने दो। प्रोफेसर को अपने सपनों के बारे में बता कर मेरा सिर दर्द देने लगा है, मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर अनन्या से बाद में बात कर लूंगी। हाँ ठीक है, फिर चलें घर? हाँ चलो। कुलदीप और तन्वी हॉस्पिटल से बाहर जाने लगते हैं। शाम के 5 बज गए थे। शमशान घाट में बहुत भीड़ जमा थी। आसपास के सारे गांव वाले वहीं पर जमा थे। आदित्य पुजारी, निर्मल पुजारी, नीरज पुजारी और सरपंच महेंद्र सिंह भी वहीं पर खड़े हुए थे। संतोष और राम काका भी वहीं पर खड़े हुए थे। शमशान में चिता जल रही थी, जिसकी लपटें आसमान तक जा रही थीं। वो चिता किसी और की नहीं बल्कि पंडित सुशलाचार्य की थी। सभी की आंखें नम थीं, साथ ही साथ सबके मन में खौफ भी था कि अब क्या होगा। उस चुड़ैल के प्रकोप से
जो उन्हें बचा सकता था वो खुद उस चुड़ैल का शिकार बन चुका था। संतोष देखता है कि पंडित सुशलाचार्य जी के अंतिम संस्कार में सभी लोग आए थे सिवाय पंडित सुशलाचार्य के चौथे शिष्य निशांत को छोड़कर। ये बात संतोष के मन में खटके जा रही थी। संतोष को यह बात हजम नहीं होती है और वो आखिरकार आदित्य पुजारी से पूछ ही लेता है, पुजारी जी, निशांत पुजारी जी कहीं दिख नहीं रहे हैं? संतोष ने कहा। आदित्य पुजारी संतोष की बात का कुछ जवाब नहीं देते हैं। वो क्या है ना, उन तक हमने खबर तो पहुंचा दी है, पर उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। और आप भी जानते हैं गुरुजी के पार्थिव शरीर को ज्यादा देर ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, वैसे भी उनका शरीर सड़ गया था। निर्मल पुजारी ने कहा। जी हां, मैं समझ सकता हूं, संतोष ने कहा। पुजारी जी, अब क्या करना है? उस चुड़ैल ने तो पंडित सुशलाचार्य जी को भी मार दिया है। हमने तो सोचा था कि वो आकर इस चुड़ैल से हमें मुक्ति दिलाएंगे, पर उस चुड़ैल ने तो उन्हें भी इस दुनिया से मुक्ति दिला दी। महेंद्र सिंह ने कहा। अब उस चुड़ैल को मुक्ति दिलाने का वक्त आ गया है ठाकुर साहब। जिस तरह उसने हमारे गुरुजी को मारा है, ठीक उसी तरह हम उसकी रूह को तड़पा तड़पा कर मुक्ति दिलाएंगे। नीरज पुजारी ने प्रतिशोध की आग में कहा। पर कैसे पुजारी जी? आपने तो उस दिन कहा था कि आपके पास उतनी शक्तियां नहीं है आप उस चुड़ैल को मुक्ति दिला सके। तभी तो आप इतने दिनों से पंडित सुशलाचार्य जी का इंतजार कर रहे थे। फिर अब कैसे आप उस चुड़ैल को मुक्ति दिलाएंगे? महेंद्र सिंह ने कहा। माना ठाकुर साहब, हमारे पास उतनी शक्तियां नहीं है, पर हम भी पंडित सुशलाचार्य जी के शिष्य हैं, और अब यदि वो नहीं रहे तो गांव को उस चुड़ैल से बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। आज से ठीक 15 दिन बाद अमावस्या है। उसी दिन उस चुड़ैल का खात्मा होगा। हम लोग एक अनुष्ठान करेंगे जिससे उस चुड़ैल को कैद करने की कोशिश करेंगे, आदित्य पुजारी ने कहा। यही तो हम चाहते थे पुजारी जी, आप बस ये बताइए हमें क्या करना है, हमारे लिए कोई आदेश? संतोष ने कहा। जैसा कि आप सबको पता है कि मेघगांव पिछले 19 सालों से बंद है, वहां पर कुछ व्यवस्था नहीं है। आपको बस ये करना है कि सड़कों पर रोशनी के लिए कुछ खंबे लगाने हैं, जिससे रात के वक्त वो पूजा करने में आसानी रहे, आदित्य पुजारी ने कहा। पर पुजारी जी, ये कैसे संभव है? आप तो जानती हैं कि मेघगांव के अंदर वो चुड़ैल घूम रही है, फिर हम कैसे वहां पर कदम रख सकते हैं? महेंद्र सिंह ने कहा। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, ये कार्य आपको सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक संपन्न करना है। शाम के 7 बजे के बाद गलती से भी मेघ के अंदर किसी को नहीं रुकना है। ये जो चुड़ैल होती है दिन में कमजोर और रात में ताकतवर होती है, और जितना हमारा अंदाजा है उसकी शक्तियां अभी इतनी नहीं बड़ी होंगी कि वो दिन में भी किसी को अपना शिकार बना ले। जी पुजारी जी, और कोई आज्ञा हमारे लिए? फिलहाल के लिए तो इतना ही, और पूजा के लिए जो भी सामान लगेगा उसकी लिस्ट हम जल्दी आपको बता देंगे, आदित्य पुजारी ने कहा। पंडित सुशलाचार्य की चिता की अग्नि धीरे धीरे शांत होने लग गई थी। उसी के साथ गांव वालों की भीड़ भी कम होना शुरू हो गई थी। लोगों ने एक एक करके अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे शमशान पूरा खाली हो गया था। वहां सिर्फ पंडित सुशलाचार्य जी के 3 शिष्य बैठे हुए थे। पंडित सुशलाचार्य जी की चिता राख में तब्दील हो रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने सही फैसला लिया है उस चुड़ैल को कैद करने का? मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इतनी शक्तियां हैं कि हम उस चुड़ैल को मुक्ति दिला सकें, निर्मल पुजारी ने कहा। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं निर्मल, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते थे? ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठ तो नहीं रह सकते ना। देखा ना तुमने उस चुड़ैल ने क्या हश्र किया है हमारे गुरुजी का। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आदित्य पुजारी ने गुस्से में कहा। आदित्य, तुम्हारा गुस्सा अनिवार्य है, पर यह वक्त जोश में नहीं होश में रहकर काम करने का है। तुम्हें पता है ना, यदि हमसे जरा सी भी कोई चूक हुई तो वो चुड़ैल हमें मार सकती है। इससे हमारी जान को भी खतरा है, नीरज पुजारी ने कहा। हाँ मुझे पता है नीरज, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते थे? कब तक ऐसे चुप बैठे रह सकते थे? एक ना एक दिन तो उस चुड़ैल से हमें सामना करना ही पड़ेगा ना। पिछले 1 साल से मेघ का दरवाजा खुला हुआ है। उस चुड़ैल ने तो पता नहीं कितने लोगों को अपना शिकार बना लिया। अब मैं और मौतों का इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने फैसला लिया, अब या तो वो रहेगी या तो फिर हम। आदित्य ने अपनी आंखों में पंडित सुशलाचार्य जी की जलती हुई चिता को याद करते हुए कहा। पर कुछ नहीं निर्मल, अब बस अनुष्ठान की तैयारी करो। आज से 15 दिन बाद अमावस्या है, उसी दिन उस चुड़ैल का अंत होगा, आदित्य पुजारी ने बीच में ही निर्मल पुजारी को रोकते हुए कहा।
शाम के 7 बज रहे थे। रुद्र के घर में सभी लोग एक साथ हॉल के अंदर बैठे हुए थे। आदित्य पुजारी ने कहा कि वो 15 दिन बाद अमावस्या के दिन अनुष्ठान करेंगे और उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिलवा देंगे। संतोष ने कहा, ये तो बहुत अच्छा फैसला लिया है, बस अब महादेव हमारा साथ दे दें और उस चुड़ैल के चंगुल से हमें मुक्ति दिलवा दे। मैं तो थक गई हूं। आयशा ने कहा, तुम फिक्र मत करो आयशा, देखना भगवान इस बार हमारा साथ जरूर देंगे। भला कभी बुराई की जीत हुई है क्या? संतोष ने कहा। अंकल जी ठीक कह रहे हैं आंटी जी, बस अब हमें थोड़ा सब्र बनाए रखने की जरूरत है। आप देखना जल्दी सब ठीक हो जाएगा, अनन्या ने कहा। सभी लोग आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर अजय और माखनलाल आ जाते हैं। अजय और माखनलाल को अचानक देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब आप? आयशा ने सोफे पर से उठते हुए कहा। जी हाँ, वैसे आने में देरी हो गई, आना तो दोपहर में ही चाहते थे, पर क्या बताएं काम में इतना उलझे थे कि वक्त ही नहीं मिला। अजय ने कहा। वैसे आप दोनों किस काम से आए हैं? संतोष ने कहा। आप लोगों को तो पता ही है कि पंडित शुक्लाचार्य जी का भी उस साइको किलर ने खून कर दिया है। जी हाँ पता चला, पर आपको अभी भी लगता है कि यह काम किसी साइको किलर का है, ना कि मेघ की चुड़ैल का? पीयूष ने कहा। यार पीयूष, तुम तो पढ़े लिखे हो, शहर से आए हो, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। अब तुम्हें अलग से बताना पड़ेगा क्या कि यह चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती है? खैर छोड़ो इन सब बातों को। तो हाँ, क्या बता रहा था मैं कि पंडित शुक्लाचार्य जी का उस साइको किलर ने खून कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि यह घटना करीब आधे एक साल पहले की है। मेघ का दूसरा दरवाजा जो खुला है, उसी साइड चौराहे पर एक सीमेंट का पक्का मकान है, उसी के अंदर हमें पंडित शुक्लाचार्य जी की लाश मिली थी। अजय ने कहा। फिर क्या तुम्हें पता चला वो मकान किसका है? रुद्र ने कहा। नहीं रुद्र, अब मेघ में रहता ही कौन है जिससे हम पूछें कि वो मकान किसका है? पर हाँ, उस घर से हमें एक औरत की तस्वीर मिली है। क्या कहा? औरत की तस्वीर? क्या आप हमें वो दिखा सकते हैं? हो सकता है कि हमें कुछ पता हो उस औरत के बारे में, संतोष ने कहा। अरे संतोष जी, उसी काम के लिए तो हम यहां पर आए हैं। ये देखिए उस औरत की तस्वीर। माखनलाल ने अपनी जेब से तस्वीर निकालते हुए कहा। संतोष उस तस्वीर को देखने लग जाता है। आप पहचानते हैं क्या इस औरत को संतोष जी? अजय ने कहा। नहीं इंस्पेक्टर अजय, मैं इस औरत को नहीं जानता, संतोष ने कहा। एजी जरा दिखाना, आयशा ने अपने हाथ में वो तस्वीर लेते हुए कहा। जब आयशा उस तस्वीर को देखती है तो कहती है, मैं भी इस औरत को नहीं जानती हूं। बारी बारी सभी लोग उस तस्वीर को देखने लग जाते हैं। जब रुद्र के हाथ में वो तस्वीर पहुंचती है तो वो उस तस्वीर को देखकर हैरान हो जाता है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगती हैं। वो पसीने से भीगने लग जाता है। रुद्र के माथे पर पसीना आते हुए देख अजय उससे पूछता है, क्या हुआ रुद्र, तुम इस तस्वीर को देखकर इतना हैरान क्यों हो गए? क्या तुम इस औरत को जानते हो? नहीं नहीं, वो बस गर्मी है ना, इसलिए रुद्र ने हकलाहट के साथ कहा। रुद्र मन ही मन सोचने लग जाता है, ये तो उसी औरत की फोटो है जिसे मैंने पानी के अंदर देखा था जब वो तन्वी को ढूंढने के लिए पानी के अंदर गया था। अच्छा चलो, फिर कोई बात नहीं, हमें लगा आप में से कोई इस औरत को जानता होगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं, जल्द मुलाकात होगी, अजय ने कहा। जी, संतोष ने कहा। अजय और माखनलाल वहां से चले जाते हैं। रात के 9 बज रहे थे। कुलदीप और तन्वी अपने कमरे में बैठे थे। वैसे तन्वी, अब तुम खाना पहले से बहुत अच्छा बनाने लग गई हो, कुलदीप ने कहा। वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है कुलदीप, एक वक्त था जब मुझे चाय बनाना भी नहीं आता था, तन्वी ने रुद्र की याद करते हुए कहा। क्या बात कर रही हो, सच? कुलदीप ने हैरानी के साथ कहा। हाँ कुलदीप, सच। वैसे मैं कह रही थी, हमें बहुत दिन हो गया है यहाँ पर आए हुए, अब हमें वापस चलना चाहिए। क्या कहा, वापस? हाँ कुलदीप, वापस इटली। मेरे ऑफिस से भी बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, बहुत सारा काम पड़ा है पेंडिंग। अब जिंदगी भर इस गांव में तो नहीं रुक सकते ना। तन्वी, मैं समझता हूं तुम्हारे कहने का मतलब, पर तुम सिचुएशन को तो समझो कि यहाँ पर हालात क्या हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे नौकर लालू की मौत हुई है और आज सुबह ही तो पंडित शुक्लाचार्य जी की लाश मिली है। तुम्हें अंदाजा भी है कि गांव में हो क्या रहा है? कुलदीप, मुझे क्या करना है जानकर कि गांव में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या नहीं। मुझे तो बस वापस से इटली जाना है, मैं और यहाँ पर नहीं रुक सकती हूँ। तन्वी, मैं कब मना कर रहा हूँ, पहले हालात तो ठीक हो जाएं थोड़ा, फिर चलेंगे। कब होंगे हालात ठीक कुलदीप? मुझे तो हालात ठीक होने को चांसेस नहीं दिखते। जब देखो कोई ना कोई उस चुड़ैल की बातें करता रहता है कि मेघ की चुड़ैल ने मारा है, मैं इस पागल गांव में नहीं रह सकती। तन्वी, आई नो, मुझे पता है, तुम फिक्र मत करो। वो साइको किलर जो चुड़ैल की आड़ में सबका खून कर रहा है जल्दी पकड़ा जाएगा, देखना तुम। मुझे कुछ नहीं देखना कुलदीप, मैं बस जल्द से जल्द यहां से जाना चाहती हूँ, समझे तुम? तन्वी, अब तुम जिद कर रही हो,
क्या कहा? मैं जिद कर रही हूं और तुम अपनी जिद को भूल गए कि कैसे जिद करके तुम मुझे यहां पर लाए थे? तुमने मुझसे झूठ बोला था कुलदीप। तुमने मुझसे कहा था कि मम्मी की तबीयत खराब है इसलिए गांव जाना पड़ेगा। मैंने तो मना कर दिया था, पर तुम जिद करने लगे कि तुम भी चलो इसी बहाने मम्मी को शादी के बारे में बता देंगे। मैंने कहा भी था कि बाद में बता देंगे, पर तुम जिद करने लगे। पर जब यहां पर आई तो पता चला मम्मी जी की तो तबीयत ही खराब नहीं है, बल्कि तुम तो अपने समाज में रिसेप्शन पार्टी देने के लिए मुझे यहां पर लेकर आए थे, गांव वालों को अपना रुतबा दिखाने के लिए। माना तन्वी, मैंने झूठ बोला। पर तुमने भी तो मुझसे झूठ बोला ना। मैंने तुमसे कब क्या झूठ बोल दिया कुलदीप? तन्वी ने हैरानी के साथ कहा। यही कि तुम रुद्र से प्यार करती थी तन्वी। कुलदीप, शायद तुम भूल रहे हो, जिस दिन तुम मुझसे मंदिर में शादी करने वाले थे उस दिन मैंने तुम्हें बताया था कि मैं पहले किसी से प्यार करती थी। पर तुमने ये तो नहीं बताया था ना कि वो रुद्र ही है और वो मेरे गांव के पास वाले गांव में रहता है। मैं कैसे बताती कुलदीप? तुमने कभी मुझे अपने गांव का नाम ही नहीं बताया। इनफैक्ट हम जब यहां पर आ रहे थे तुमने तो तभी मुझे अपने गांव का नाम नहीं बताया। वो तो मुझे तब पता चला जब हम स्टेशन पर उतरे थे। तो उस वक्त बता देती तन्वी। तुम्हें ना कुलदीप कुछ ना कुछ करके बस मुझे झूठी साबित करना है। खुद की गलती तो तुम कभी मानोगे ही नहीं। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है, तन्वी ने गुस्से में कहा। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, कुलदीप ने गुस्से में कहा और इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। रात के 11 बज रहे थे और रुद्र के कमरे में रुद्र, अनन्या और अर्जुन बेड के ऊपर बैठे हुए थे। उसी बेड के ऊपर ही पीयूष और समीर ब्लैंकेट ओढ़कर लेटे हुए थे और बातें कर रहे थे। यार, पंडित सुशलाचार्य जी के साथ अच्छा नहीं हुआ, अनन्या ने कहा। हाँ यार, तू सही कह रही है, समीर ने कहा। यार, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो चुड़ैल कितनी ज्यादा शक्तिशाली होगी। हमें तो लगा था कि वो चुड़ैल पंडित सुशलाचार्य जी के सामने टिक नहीं पाएगी, पर उसने तो पंडित सुशलाचार्य जी को भी बड़ी बेरहमी से मार दिया, पीयूष ने कहा। हाँ यार, मैं तो पंडित सुशलाचार्य से मिल भी नहीं पाया। सोचा था उनसे एक बार मिल लूंगा तो बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर लूंगा, पर मौका ही नहीं मिला, अर्जुन ने कहा। यार, एक बात समझ नहीं आई, पंडित सुशलाचार्य जी कब आए और कब मेघ के अंदर चले गए? उन्हें तो ये पता होगा ना कि मेघ के अंदर मेघ की चुड़ैल घूम रही है। फिर अपने शिष्यों के साथ उन्हें गांव के अंदर जाना चाहिए था। हो सकता है कि यदि उन्हें वो साथ में ले जाते तो भी जिंदा होते, रुद्र ने कहा। बात तो तेरी सही है रुद्र, समीर ने कहा। यार, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर पंडित सुशलाचार्य जी मेघ गांव के अंदर कुछ ढूंढने गए होंगे, ऐसा कुछ जिससे उस चुड़ैल को मुक्ति दिला सके, और ये काम उन्हें जल्दी से जल्दी करना होगा। इसलिए गांव में आते ही बिना बताए वो मेघ गांव के अंदर चले गए और वहीं पर उस चुड़ैल ने उन्हें मार दिया होगा, अर्जुन ने कहा। पर पंडित सुशलाचार्य जी क्या ढूंढने गए होंगे यार, अनन्या ने कहा। यार, अगर अब यही तो पता करना है कि पंडित सुशलाचार्य जी मेघ गांव के अंदर क्या ढूंढने गए थे, फिर अब ये तो वहां पर जाकर ही पता चलेगा ना, अर्जुन ने कहा। पागल हो रहा है क्या अर्जुन, जो तू मेघ गांव में जाने की बात कर रहा है? भूल गया वहां पर चुड़ैल घूम रही है, पीयूष ने कहा। पता है मुझे भी पीयूष, पर यार यही हमें पता करना है कि पंडित सुशलाचार्य जी वहां पर क्या ढूंढने गए थे, तो उसके लिए हमें मेघ गांव जाना ही होगा, अर्जुन ने कहा। अर्जुन सही कह रहा है, यदि हमें मेघ की चुड़ैल से हमेशा के लिए मुक्ति पानी है तो मेघ गांव जाना ही होगा, वरना पता नहीं कब तक वो ऐसे ही और लोगों को मारती रहेगी, रुद्र ने कहा। हाँ यार, मैं भी समझ सकती हूँ, पर रात के वक्त वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। हम दिन में चलते हैं ना, अनन्या ने कहा। नहीं अनन्या, हम दिन में नहीं चल सकते, क्योंकि चाचा ने मुझे बताया था कि अनुष्ठान की तैयारी के लिए मेघ में कल से दिन में लाइट के लिए खंबे लगाए जाएंगे, तो दिन में तो हम वहां पर नहीं जा सकते, रुद्र ने कहा। और दिन में जाने से खतरा है, मेघ गांव में यदि किसी ने हमें वहां पर देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आज रात में ही हमें वहां पर जाना पड़ेगा। देखो गाइस, हमारे पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो अब जो हो रहा है वो होने दें, या यूं ही रोज डर डर के जीते रहें, और दूसरा जो होने वाला है उसे रोक लें और उस चुड़ैल का हमेशा के लिए अपने मन से डर खत्म कर दें। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम कौन सा रास्ता चुनना चाहोगे, पहला या दूसरा? अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं पहला रास्ता चुनना पसंद करूंगा, रुद्र ने अपना हाथ अर्जुन के हाथ के ऊपर रखते हुए कहा। मैं भी, समीर ने अपना हाथ रुद्र के हाथ के ऊपर रखते हुए कहा। मैं भी, अनन्या ने अपना हाथ ऊपर रखते हुए कहा। अब यार, तुम लोगों का साथ मैं थोड़ी छोड़ सकता हूं, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा, चाहे कुछ भी हो, पीयूष ने अपना हाथ अनन्या के हाथ के ऊपर रखते हुए कहा। तो चलो फिर, अनन्या ने तेजी के साथ कहा। यार धीरे बोल, घर में किसी ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, रुद्र ने कहा। सॉरी यार, जो जोश में भूल गई थी मैं, अनन्या ने कहा। कोई बात नहीं, रुद्र ने कहा। रुद्र, घर से निकलने से पहले तू एक काम कर,
एक कांच की शीशी में ना नमक ले आ। अर्जुन ने कहा। क्या कहा? नमक कांच की शीशी में? पर क्यों? रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। यार बताता हूं मैं, रास्ते में पहले हम यहां से जल्दी निकले तब तो। जितनी जल्दी हम यहां से निकलेंगे उतना अच्छा होगा, अर्जुन ने कहा। ठीक है। सभी लोग उठते हैं और कमरे से बाहर जाने लगते हैं। रुद्र जिप्सी की चाबी बेड के पास टेबल के ऊपर से उठाता है और वो भी कमरे से बाहर चला जाता है। घर की सारी लाइट्स बंद थीं, सिर्फ हॉल में एक बल्ब जल रहा था जिसमें से हल्की हल्की लाइट आ रही थी। रुद्र जिप्सी की चाबी अर्जुन को देते हुए कहता है, अर्जुन तुम लोग जिप्सी के पास मिलो, मैं नमक लेकर आता हूं, पर ध्यान रहे शोर ना हो। ठीक है, अर्जुन ने कहा। अर्जुन, समीर, पीयूष और अनन्या घर के गेट के पास जाते हैं और रुद्र किचन में नमक लेने चला जाता है। अनन्या धीरे से घर का गेट खोल देती है। अर्जुन, समीर और पीयूष जिप्सी को धक्का लगाते हुए घर से बाहर ले जाते हैं। तब तक रुद्र भी नमक लेकर घर के बाहर आ चुका होता है। सभी लोग जिप्सी में बैठकर मेघगांव के लिए निकल जाते हैं। रुद्र जिप्सी चला रहा था, उसके बगल में अर्जुन बैठा हुआ था और बाकी सब लोग पीछे बैठे हुए थे। यार वैसे हमें जाना कहां पर है? मेघगांव के अंदर, रुद्र ने कहा। यार जितना मुझे याद है अजय ने कहा था कि उन्हें पंडित सुशलाचार्य की लाश एक सीमेंट के पक्के मकान के अंदर मिली थी, जो कि मेघ के दूसरे दरवाजे के पास एक चौराहा है, उसी के आसपास है वो मकान। तो आई थिंक हमें मेघगांव के दूसरे दरवाजे के पास जाना चाहिए, अर्जुन ने कहा। मुझे भी यही लगता है, समीर ने कहा। ठीक है, फिर मैं जिप्सी वहीं पर ले चलता हूं, रुद्र ने कहा। वैसे अर्जुन तूने बताया नहीं कि तूने रुद्र के हाथों से कांच की शीशी में नमक क्यों मंगवाया था? अनन्या ने कहा। ताकि उस चुड़ैल से हम हमारी रक्षा कर सकें, अर्जुन ने कहा। क्या कहा? नमक से रक्षा? अनन्या ने हैरानी के साथ कहा। हाँ यार, शायद तुम्हें पता नहीं है, ज्योतिष शास्त्र की शाखा वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक में अद्भुत शक्ति होती है, जो न सिर्फ घर को सकारात्मक शक्तियों से भर देती है, बल्कि घर के अंदर सुख, समृद्धि और धन बढ़ाने का काम भी करती है। तुम्हें पता है, नमक से नजर दोष भी दूर किया जाता है। कैसे? समीर ने कहा। जिस व्यक्ति को नजर लग गई है तो चुटकी भर नमक लेकर उसके सिर से पैर तक घुमाना चाहिए और बाद में किसी बहते पानी में बहा देना चाहिए। इसी तरह नजर दोष दूर ठीक हो जाता है। ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, सबसे ज्यादा नमक से डरते हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों को हटाकर सकारात्मक शक्तियां लाता है। भूत प्रेत ज्यादातर घर का ऐसा कोना ढूंढते हैं जहां वे फल फूल सके। ऐसा ही कोना बाथरूम है। यहाँ पर अंधेरा होने व गंदगी के चलते आत्मा इसको अपना बसेरा बनाती है। इसलिए यहाँ पर कांच के जार में नमक भरकर रखने से प्रेत आत्माओं का वास खत्म हो जाता है। जार में रखे नमक को प्रत्येक 15 दिन बाद बदलते रहना चाहिए। पर ऐसा क्यों? आखिर नमक और कांच के जार में ऐसा क्या होता है? पीयूष ने कहा। वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक और कांच की शीशी दोनों ही राहु के वस्तु हैं, यानी कि दोनों ही राहु ग्रह से जुड़े हुए हैं। ये दोनों राहु के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने का काम करते हैं। अच्छा, मतलब ये नमक हमारी उस चुड़ैल से रक्षा करेगा? अनन्या ने कहा। हाँ, पर सिर्फ तब तक जब तक ये हमारे हाथ में रहेगा, अर्जुन ने कहा। अर्जुन की बात सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं और एक खौफ के साथ एक दूसरे के चेहरे देखने लग जाते हैं। रुद्र मेघ के दूसरे दरवाजे के पास ही अपनी जिप्सी रोक देता है। वो सभी लोग चौराहे पर खड़े हुए थे। रात के 2 बज गए थे। दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए सभी अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन कर लेते हैं। यार इस गांव में तो बहुत अंधेरा है। अच्छा हुआ पुजारी ने खंबे लगाने के लिए कह दिया है, वरना अनुष्ठान वाले दिन पता नहीं क्या होता। वो चुड़ैल अंधेरे में कहां पर खड़ी होती, पुजारी जी को कुछ पता ही नहीं चल पाता, पीयूष ने कहा। अब सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा नमक दे रहा हूं। ये नमक गलती से भी तुम्हारी मुट्ठी में खत्म नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, अर्जुन ने सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा नमक देते हुए कहा। अर्जुन सभी के हाथ की मुट्ठी में नमक दे देता है और थोड़ा सा नमक कांच की शीशी में बचा कर रखता है। यार जैसा अजय ने बताया था उस हिसाब से तो घर यहीं कहीं चौराहे पर ही होना चाहिए, पर वो घर दिख क्यों नहीं रहा है? रुद्र ने कहा। पता नहीं यार, होना तो यहीं चाहिए था, अनन्या ने आसपास मोबाइल का टॉर्च मारते हुए कहा। यार देखो वो रहा एकदम कोने में, और देखो पुलिस के बैरिकेड्स भी लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि यही घर है जहां पर पंडित सुशलाचार्य जी की लाश मिली थी, समीर ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा। सभी लोग उस मकान के पास जाने लगते हैं। यार देखो संभल कर आना, किसी भी चीज को तोड़ना मत, वरना प्रॉब्लम हो सकती है, रुद्र ने घर के दरवाजे के पास जाते जाते कहा। हाँ यार, तू क्या मैं बच्चा समझ रहा है जो हम कोई भी चीज तोड़ देंगे?
पीयूष ने इतना ही कहा था कि तभी अंधेरे में उसके पैर से कोई चीज टकरा जाती है और वो धड़ाम से दरवाजे के पास गिर जाता है। आउच! पीयूष ने नीचे गिरते हुए कहा। देखा मोटे, रुद्र ने बोला ही था कि संभल कर चलना, फिर गया ना नीचे, इसीलिए बोलती हूँ कम खाया कर, खुद का वजन तो संभलता नहीं तुझसे, और जब देखो कुछ ना कुछ ठूसता रहता है। अनन्या ने कहा। यार मैं तो देखकर ही चल रहा था, पता नहीं अचानक से पैरों में क्या चीज टकरा गई और मैं गिर गया, पीयूष ने जमीन से उठते हुए कहा। पीयूष जमीन पर से उठ ही रहा था कि उसके मोबाइल टॉर्च से लाइट नीचे जमीन पर पड़ती है और वो देखता है कि जमीन पर कुमकुम से एक चक्र बना हुआ था जिसके अंदर एक त्रिभुज बना हुआ था और आसपास फूल की तरह पंखुड़ियां निकली हुई थीं। त्रिभुज के अंदर रा लिखा हुआ था और उसके ऊपर ना की बिंदी लगी हुई थी। यार ये कौन सी रंगोली बनाई है किसी ने अपने घर की दहलीज के बाहर, पीयूष ने कहा। क्या कहा रंगोली? सबने एक साथ हैरानी के साथ कहा। सभी लोग पीयूष के पास चले जाते हैं और अपने अपने मोबाइल के टॉर्च मारते हुए जमीन पर बनी कलाकृति को देखने लग जाते हैं। यार मैं तो पहली बार ऐसी रंगोली देख रहा हूं, समीर ने कहा। हाँ यार, मुझे तो किसी पुराने जमाने की एंटीक रंगोली लगती है, अनन्या ने कहा। यह कोई रंगोली नहीं है, अर्जुन ने गौर से नीचे बनी कलाकृति को देखते हुए कहा। यदि ये रंगोली नहीं है तो फिर क्या है अर्जुन? रुद्र ने कहा। यार ये ना मणिपूरक चक्र है। मणिपूरक चक्र मतलब? समीर ने कहा। यार देखो, हमारे शरीर में ना 7 चक्र होते हैं। पहला मूलाधार चक्र, यह हमारे शरीर का पहला चक्र होता है जो कि गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला ये आधार चक्र है। 99.99% यानी 99.9% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है और वे इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित होती है। संभोग मतलब सेक्स ना? पीयूष ने धीरे से कहा। हाँ यार, अब क्या तुझे लिंग का मतलब भी बताऊं? नहीं, तू कंटिन्यू कर सकता है, पीयूष ने कहा। दूसरा है स्वादिष्टान चक्र। ये वो चक्र है जो हमारे लिंग मूल से 4 उंगली ऊपर स्थित होता है, जिसकी 6 पंखुड़ियां होती हैं। यदि हमारी ऊर्जा इस चक्र पर एकत्रित होती है तो हमारे जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता होती है। चौथा है अनाहत चक्र। यार 2 मिनट, तू तीसरा चक्र बताना भूल गया, अनन्या ने बीच में अर्जुन को रोकते हुए कहा। यार जो तीसरा चक्र है वो मणिपूरक चक्र ही है जो यहाँ पर बना हुआ है, उसके बारे में तुम लोगों को बाद में बताऊंगा। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? रुद्र ने कहा। यार कहा ना बाद में बताऊंगा, कोई रीजन है? तभी तो अभी नहीं बता रहा। ठीक है, तू आगे के चक्र के बारे में बता, समीर ने कहा। जो चौथा चक्र है अनाहत चक्र, ये हृदय में स्थित होता है। द्वादश दल कमल की पंखुड़ियों से युक्त 12 स्वर्ण क्षणों से सुशोभित चक्र होता है। जिस व्यक्ति की ऊर्जा अनाहत चक्र में सक्रिय होती है वो सृजनशील व्यक्ति होता है। हर व्यक्ति वो कुछ ना कुछ नया रचने की सोचते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर चित्रकार, कवि, कहानीकार या इंजीनियर बनते हैं। मतलब मेरे अंदर अनाहत चक्र ज्यादा सक्रिय है क्योंकि तू एक लेखक है, अनन्या ने बीच में अर्जुन को टोकते हुए कहा। जी हाँ मैडम, बिल्कुल सही समझा आपने। 5वां है विशुद्ध चक्र। यह हमारे गले कंठ में होता है जहां पर मां सरस्वती का स्थान है। ये 16 पंखुड़ियों वाला होता है। अगर हमारी ऊर्जा यहाँ पर एकत्रित होती है तो हम अति शक्तिशाली व्यक्ति होंगे। 6वां है आज्ञा चक्र। यह हमारी दोनों आंखों के बीच भ्रुकुटी में होता है। जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ पर ज्यादा सक्रिय होती है वो व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग वाला बन जाता है, लेकिन वो सब कुछ जानने के बावजूद चुप रहता है। इसे बौद्धिक सिद्धांत भी कहते हैं। और 7वां चक्र कौन सा है? समीर ने पूछा। 7वां चक्र है सहस्त्रार चक्र। यह मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होता है जहां पर चोटी रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुंच गया तो वो आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार का संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता है। चल ये सब तो समझ गया थोड़ा थोड़ा, अब तू वो बता जो तेरा तीसरा चक्र है, क्या नाम था उसका? हाँ मणिपूरक चक्र, जो छूट गया था उसके बारे में बताएगा जो यहाँ पर बना हुआ है, रुद्र ने कहा। हाँ बताता हूँ भाई। ये जो मणिपूरक चक्र है ये हमारी नाभि के मूल में स्थित होता है। ये 10 कमल पंखुड़ियों से युक्त होता है। जिस व्यक्ति की चेतना यहाँ एकत्रित होती है उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। ये चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मान होना जरूरी है और आत्मान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं आत्मा हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ यार, ये पूरे 10 कमल की पंखुड़ियां बनी है इसके अंदर। पीयूष ने नीचे बने मणिपूरक चक्र की पंखुड़ियां गिनते हुए कहा। पर इसके बीच में ये रा क्यों लिखा हुआ है और ऊपर बिंदी भी लगी हुई है, इसका मतलब? अनन्या ने कहा। यह रंजो मंत्र है।
रंग का ध्यान लाकर उच्चारण करने से हमारे शरीर में मणिपूरक चक्र जागृत होता है। सिर्फ यही नहीं, जैसे मूलाधार चक्र में लंग का उच्चारण करने से स्वाधिष्ठान चक्र में वंग का, अनाहत चक्र में यंग का, विशुद्ध चक्र में हंग का, आज्ञा चक्र में ऊ का और सहस्त्रार चक्र में ओम का उच्चारण करने से यह जागृत होता है। यार पर यह समझ में नहीं आया कि यह मणिपूरक चक्र यहां पर क्यों बना है? रुद्र ने कहा। यार इसीलिए तो मैंने कहा था इस चक्र के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले ही बताओ। अभी कुछ देर पहले मैंने मणिपूरक चक्र के बारे में बताया था, जरा बताना वो कहां पर उपस्थित रहता है। यार क्या बताया था तूने? मस्तिष्क में, पीयूष ने कहा। मस्तिष्क में नहीं बेवकूफ, नाभि में, समीर ने कहा। हाँ सही कहा, नाभि में। और ये बताओ इसको जागृत करने से क्या होता है? अर्जुन ने कहा। तूने कुछ ऐसा बताया था कि जिसके अंदर ये जागृत होता है वो हर काम में ज्यादा एक्टिव होते हैं और हाँ उन्हें बहुत जल्दी सिद्धियां हासिल होती हैं। रुद्र ने कहा। बिल्कुल सही कहा, सिद्धियां हासिल होती हैं। अब ये बताओ अभी तक जितने भी खून उस चुड़ैल ने किए उसमें क्या कॉमन है? उन सबकी नाभि गायब है, अनन्या ने हैरानी के साथ कहा। बिल्कुल सही कहा, मतलब कि वो चुड़ैल लोगों की नाभियां गायब करके बहुत सारी सिद्धियां हासिल करना चाहती है। अर्जुन ने कहा। पर वो सिद्धियां हासिल करके क्या करेगी? समीर ने कहा। तुम्हें नहीं पता समीर, पर सिद्धियां हासिल करके बहुत कुछ किया जा सकता है। दुनिया पर भी राज किया जा सकता है। हो सकता है कि वो चुड़ैल इंसानों पर अपना राज करना चाहती हो। अर्जुन ने कहा। पर एक क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में घूम रहा है। रुद्र ने कहा। कैसा क्वेश्चन? अर्जुन ने कहा। यही कि ये चक्र इस दरवाजे के बाहर क्यों बना है? रुद्र ने कहा। हो सकता है कि ये घर और किसी का नहीं उस चुड़ैल का हो। अर्जुन ने कहा। चुड़ैल मतलब छाया है ना, जिसे 19 साल पहले जिंदा जला दिया गया था? अनन्या ने कहा। हाँ यार वही छाया। अर्जुन ने कहा। आई थिंक अर्जुन ठीक कह रहा है, क्योंकि अजय को जो फोटो इस घर से मिली थी उस फोटो में जो औरत थी वो वही औरत थी जो तन्वी को ढूंढते हुए मुझे तालाब के पानी के अंदर दिखी थी। रुद्र ने कहा। क्या बात कर रहा है यार? सबने एक साथ हैरानी के साथ कहा। हाँ यार सच कह रहा हूँ, उस वक्त मैंने इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि अजय मेरी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि यह घर किसी और का नहीं, छाया का है? अनन्या ने कहा। हाँ यार। समीर ने कहा। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ अंदर। पीयूष ने कहा। मोटे, अगर तू बाहर रुकेगा तो ज्यादा खतरा होगा तुझे। समीर ने कहा। हाँ समीर सही कह रहा है, इसलिए तेरी भलाई इसी में कि तू हमारे साथ घर के अंदर चल, समझा? अर्जुन ने कहा। यार कहां फंस गया मैं? पीयूष ने घर के अंदर घुसते हुए कहा। एक एक करके सभी लोग घर के अंदर घुसने लग जाते हैं। घर के अंदर बहुत अंधेरा था, इसीलिए सभी लोग अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन कर लेते हैं। यार यहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पीयूष ने अंधेरे में आगे बढ़ते हुए कहा। यार मोटे, बस हमारे पीछे पीछे आता जा, समझा? और ये बता, तूने तेरे हाथ की मुट्ठी में नमक रखा है ना? समीर ने कहा। हाँ यार रखा है, वो कैसे मैं भूल सकता हूँ। बढ़िया है, अर्जुन ने कहा। आगे बढ़ते बढ़ते रुद्र, अर्जुन, अनन्या, समीर और पीयूष उसी कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर अजय और माखनलाल को पंडित सुशलाचार्य की लाश मिली थी। यार वो देखो, समीर ने मोबाइल की टॉर्च से छत की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या? पीयूष ने कहा। मोटे ऊपर तो देख पहले, समीर ने कहा। छत के ऊपर चौक से निशान बना दिया गया था। आई थिंक पंडित सुशलाचार्य जी के धड़ यहीं पर मिला होगा, अर्जुन ने कहा। सही कहा यार, लगता तो यही है, अनन्या ने कहा। पर यार गौर से देखो, जिस तरह से आउटलाइन खींची गई है, पंडित सुशलाचार्य जी के धड़ तो दिख रहा है पर मुंडी नहीं दिख रही इसमें। रुद्र ने कहा। यार जितना मुझे याद है तेरे चाचा ने बताया था कि पंडित सुशलाचार्य जी की मुंडी कटी हुई थी, अजय और माखनलाल को बेड के नीचे मिली थी, अर्जुन ने कहा। और देखो वो रहा बेड, पीयूष ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा। पीयूष जरा देख तो बेड के नीचे भी आउटलाइन बनी है क्या या नहीं, अनन्या ने कहा। यार मैं क्यों देखूं, यदि बेड के नीचे वो चुड़ैल निकली तो, पीयूष ने डरते हुए कहा। यार निकली भी तो क्या हुआ, तेरी मुट्ठी में नमक तो है ही ना, डर क्यों रहा है? नीचे देखना बैठ के, अनन्या ने कहा। यार मुझे नहीं देखना, तुझे देखना है तू खुद देख ले, मुझसे मत बोल कुछ। ठीक है, इतना चिढ़ क्यों रहा है तू इस बात पर? अनन्या बेड के पास जाती है और धीरे धीरे बेड के नीचे देखने लग जाती है। जब अनन्या बेड के ऊपर का चादर हटाती है तो देखती है बेड के नीचे सफेद चौक से गोला बना हुआ था। वो समझ जाती है कि गोला पुलिस वालों ने ही बनाया होगा। यार अर्जुन ठीक कह रहा है, पंडित सुशलाचार्य जी की मुंडी इसी बेड के नीचे मिली थी, पुलिस वाले मार करके गए हैं ये जगह,
अनन्या ने कहा। अच्छा यार देखो, अब हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो शुरू कर देना चाहिए, अर्जुन ने कहा। यार वैसे मैं तो भूल ही गया, हम लोग यहाँ पर आए क्यों थे, पीयूष ने कहा। यार मोटे, तू ना बहुत बड़ा भुलक्कड़ है, इतनी जल्दी भूल गया कि हम लोग यहाँ पर क्या पता लगाने आए हैं। यही पता लगाने आए हैं कि पंडित शुक्लाचार्य जी यहाँ पर क्यों आए थे, और जितना मेरा अंदाजा है वो जरूर इस घर में कुछ ना कुछ तो ढूंढ नहीं आए होंगे, अर्जुन ने कहा। पर यार इंस्पेक्टर अजय भी तो यहाँ पर आया होगा और उसने भी तहकीकात की होगी, उसे तो बस वो फोटो ही मिली, मुझे नहीं लगता हमें कुछ मिलेगा, समीर ने कहा। समीर, ऐसे हार मानने से काम नहीं चलने वाला। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी आंखों के सामने कोई चीज रखी होती है और वो हमें नहीं दिखती है। हो सकता है कि अजय को वो चीज नहीं मिली जो पंडित शुक्लाचार्य जी के ढूंढने आए हो सकता है वो चीज हमें मिल जाए और हमें वो चीज ढूंढनी होगी समीर, तभी हम उस चुड़ैल से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, फिर देर किस बात की, हो जाओ सब शुरू, रुद्र ने कहा। सभी लोग उस कमरे के अंदर कोई ना कोई सा सामान ढूंढने लग जाते हैं। अनन्या अलमारी का कोना कोना ढूंढने लग जाती है, पर उसे सिवाय कपड़ों के कुछ नहीं मिलता है। यार ये छाया की क्या कोई लड़की भी थी क्या, अनन्या ने कहा। क्या कहा, छाया की लड़की, सबने एक साथ हैरानी के साथ कहा। हाँ यार ये देखो, अलमारी में कितने सारे छोटी लड़की कपड़े रखे हुए हैं। तुम्हारा ये कहना है कि अगर छाया का है तो जाहिर सी बात है कि कपड़े भी उसी की लड़की के होंगे, अनन्या ने कहा। हाँ यार, पर अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी तक ये पूरी तरह कंफर्म हुआ नहीं है कि छाया का घर है, रुद्र ने कहा। यार गाइस, बातें छोड़ो और सामान ढूंढो, अर्जुन ने कहा। सभी लोग वापस से कोई सी चीज ढूंढने लग जाते हैं जिससे उस चुड़ैल को मुक्ति दिला सकें। यार कुछ मिला क्या, रुद्र ने कमरे का कोना देखते हुए कहा। नहीं यार नहीं मिला, समीर ने वापस से बेड के नीचे देखते हुए कहा। मिल गया, अर्जुन ने कहा। क्या कहा, मिल गया, पर क्या, सबने एक साथ हैरानी के साथ कहा। सभी लोग अर्जुन के पास चले जाते हैं। अर्जुन ने अपने हाथ में एक कड़ा पकड़ कर रखा था, उस कड़े के ऊपर छोटे छोटे अक्षरों में ओम लिखा हुआ था। यार ये तो कड़ा है, क्या पंडित शुक्लाचार्य जी ये ढूंढने आए थे यहाँ पर, रुद्र ने कहा। नहीं यार, पंडित शुक्लाचार्य जी ढूंढने नहीं आए थे यहाँ पर, जितना मुझे लगता है ये कड़ा पंडित शुक्लाचार्य जी का है, अर्जुन ने कहा। कैसे, और तू इतनी गारंटी के साथ कैसे बोल सकता है कि ये कड़ा पंडित शुक्लाचार्य जी का है। ये भी तो हो सकता है कि जो इस घर में रहता हो उसी के सदस्य का ये कड़ा हो, समीर ने कहा। वो इसलिए यार देख, पंडित शुक्लाचार्य जी मेघनाथ मंदिर के मठ के पुजारी हैं और आदित्य पुजारी भी मठ के पुजारी हैं, और ऐसा ही कड़ा मैंने उनके हाथ में देखा था। और ये देख, इस कड़े पर खून भी लगा है जो सूख गया है। हो सकता है उस चुड़ैल से लड़ते वक्त ये कड़ा उनके हाथ से निकल गया हो। हाँ हो सकता है, पर इस कड़े का हम क्या करें, ये हमारे किस काम का, अनन्या ने कहा। यार ये कड़ा बहुत काम का है, इससे हम पंडित शुक्लाचार्य जी के अतीत में जा सकते हैं, यानी कि पास में, पीयूष ने हैरानी के साथ कहा। हाँ भाई, यानी कि पास में, अर्जुन ने पीयूष की बात का जवाब देते हुए कहा। क्या तू ये कर सकता है अर्जुन, आज से पहले तूने कभी ये किया है क्या, रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। यार आज से पहले कभी किया तो नहीं है, पर मैं कोशिश कर सकता हूँ। यार अर्जुन, तू पागल तो नहीं हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है भला, हम लोग पास में कैसे जा सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है समझा, समीर ने कहा। भाई पॉसिबल है, आजकल की दुनिया में सब पॉसिबल है। हम साइंस और तंत्र मंत्र की सहायता से दूसरे ब्रह्मांड में जाएंगे। क्या कहा, दूसरे ब्रह्मांड में, सबने एक साथ हैरानी से कहा। यार अर्जुन, मुझे तो लगता था कि हमारे ग्रुप में बस ये पीयूष मंदबुद्धि है, पर आज पता चला कि तू भी है, अनन्या ने हंसते हुए कहा। यार अर्जुन, मुझे तो ना पहले ही पता था कि एक दिन तू पागल हो जाएगा। ये तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ पढ़ के आज भी हो गया। शायद तू भूल रहा है, इस दुनिया में एक ही ब्रह्मांड है जिसके अंदर हम रहते हैं, पीयूष ने कहा। मोटे, मैं पागल नहीं हो रहा हूं, तेरे अंदर ज्ञान की कमी है और हर बुद्धू को समझदार व्यक्ति पागल ही लगता है। तुझे पता भी है ब्रह्मांड किसे कहते हैं? हाँ पता है ना, ये तो मैंने 6-7 क्लास में पढ़ लिया था। जहां पर सभी ग्रह पाए जाते हैं, तारे, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, हमारे सभी ग्रह ब्रह्मांड के ही अंदर हैं, पीयूष ने कहा। क्या तुझे पता है कि ब्रह्मांड बना कैसे था? अर्जुन ने कहा। यार अब ये मुझे कैसे पता होगा, पीयूष ने कहा। कैसे बना यार, ये तो मुझे भी नहीं पता, कभी सोचा ही नहीं
और जानने की कोशिश भी नहीं की। अनन्या ने कहा, यही तो, हम कभी किसी चीज को जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कुछ, और यदि सामने वाले को उस चीज के बारे में पता हो तो उसे पागल समझने लगते हैं, क्योंकि हमें उस चीज के बारे में पता ही नहीं होता है। वैज्ञानिक और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण अलग अलग तरीके से हुआ है। कुछ सालों पहले पूर्व विश्व के फेमस भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने निष्कर्ष निकाला था कि ईश्वर ने ब्रह्मांड नहीं रचा है, बल्कि वास्तव में ये तो भौतिक विज्ञान के अपरिहार्य नियमों का नतीजा है। हॉकिंग ने अपनी नवीनतम किताब द ग्रैंड डिजाइन में कहा है कि चूंकि गुरुत्वाकर्षण जैसे नियम है जिससे ब्रह्मांड कुछ नहीं से भी खुद को बना सकता है और बनाता रहेगा भी। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड नहीं था। 2 मिनट, तुझे कैसे पता कि 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड नहीं था? तू क्या तब जिंदा था? पीयूष ने कहा। मोटे, सन 2002 में हुए एक शोध के अनुसार हबल अंतरिक्ष दूरबीन ने हमारी आकाशगंगा के प्राचीनतम तारों का पता लगाया है, जिसके आधार पर ब्रह्मांड की उम्र 13 से 14 अरब वर्ष के बीच आंकी गई है। वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा के अत्यंत छोटे बुझते तारों को 7000 प्रकाश वर्ष दूर क्षय होते तारों के झुंड में खोजा। इन बुझते तारों के मौजूदा तापमान के आधार पर वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया कि अधिकतम 13 अरब वर्ष पहले इनका जन्म हुआ होगा। पहले ब्रह्मांड की उम्र 15 अरब वर्ष मानी जा रही थी। इस तरह पहले ब्रह्मांड की उम्र का आधार तारों के ठंडे होने की रफ्तार को बनाया गया है। इससे पहले ब्रह्मांड के फैलने की दर को इसकी उम्र मापने का आधार बनाया गया था, जिसके आधार पर 15 अरब वर्ष माना जाता था। इस ताजा खोज के महत्व को स्पष्ट करते हुए स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के ब्रूस मैर्गो ने कहा कि यह बिल्कुल वैसा ही है कि आपको अपनी उम्र मालूम है, लेकिन इसके बारे में आपके पास कोई सबूत नहीं है। अब समझा मोटे? हाँ समझ गया। पीयूष ने मनी मन ये सोचते हुए कहा कि इस अर्जुन को इतना सब कुछ कैसे याद रह जाता है। हाँ, तो कहां पर था मैं? 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था। अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई, फिर वो बिंदु मचलने लगा। उसके अंदर भयानक परिवर्तन आने लगे। इस बिंदु के अंदर ही विस्फोट होने लगे। तब बिंदु के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स ने आपसी टक्कर से अपार ऊर्जा पैदा हुई। यह विस्फोट महाविस्फोट में परिवर्तित हो गया और यही महाविस्फोट से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। आज भी ब्रह्मांड में महाविस्फोट होते रहते हैं। इस तरह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इसे बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। ये तो साइंस के अनुसार ब्रह्मांड बना, और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कैसे बना? अनन्या ने पूछा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वेद कहते हैं कि ईश्वर ने ब्रह्मांड नहीं रचा, ईश्वर के होने से ब्रह्मांड रचाता गया। उसकी उपस्थिति ही इतनी जबरदस्त थी कि सब कुछ होता गया। आत्मा उस ईश्वर की ही प्रतिबिंब है। वेदों के अनुसार ये ब्रह्मांड 5 कोशों वाला है, जहां सभी आत्माएं किसी न किसी कोश में निवास करती हैं। ये 5 कोश है: जड़, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद। जैसा वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण है, ठीक उसी प्रकार हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इसके निर्माण के बारे में बताया गया है। हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने इसे हमारे धार्मिक ग्रंथों से चुराया है। अरबों साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था। अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई, फिर वो बिंदु मचलने लगा, फिर उसके अंदर भयानक परिवर्तन आने लगे। इस बिंदु के अंदर विस्फोट होने लगे। शिव पुराण के अनुसार नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यार, बिंदु का मतलब तो मैं समझ गया, पॉइंट पर। यार, ये नाद का मतलब क्या होता है? पीयूष ने कहा। मोटे, यहां पर बिंदु पॉइंट नहीं है, समझा? देख, नाद मतलब ध्वनि और बिंदु अर्थात प्रकाश, इसे अनाहत या अनहत की ध्वनि कहते हैं। यार, अब ये अनाहत या अनहत क्या है? पीयूष ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, वो ध्वनि जो किसी आहत या टकराहट से पैदा नहीं हुई हो, समझा? ये ध्वनि आज भी लगातार जारी है। इसी ध्वनि को धार्मिक ग्रंथों में ओम के रूप में व्यक्त किया है। ब्रह्मा प्रकाश स्वयं प्रकाशित है। ब्रह्मा, ब्रह्मांड और आत्मा, ये 3 तत्व हैं। ब्रह्मा शब्द ब्रह्म धातु से बना है, जिसका अर्थ बढ़ना या फूट पड़ना होता है। ब्रह्मा वो है जिसमें संपूर्ण सृष्टि और आत्माओं की उत्पत्ति हुई, या जिसमें से फूट पड़े हैं। विश्व की उत्पत्ति और विनाश का कारण ब्रह्मा ही है, उपनिषद के अनुसार। यार, ये सब तो ठीक है, पर इससे ये कहां पर साबित होता है कि दुनिया में और भी ब्रह्मांड है? समीर ने कहा। कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि बहुत से ब्रह्मांड हैं, क्योंकि आकाश अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था कि वैज्ञानिकों के अनुसार
बिग बैंग थ्योरी से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। बिग बैंग के समय कई ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ये ब्रह्मांड एक दूसरे से अलग रहते हैं तथा एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते हैं। इसे ही पैरेलल यूनिवर्स का सिद्धांत कहते हैं। कभी कभी इसमें मल्टीवर्स या बहु ब्रह्मांड का सिद्धांत भी कहा जाता है। सबसे पहले 16वीं सदी में कोपरनिकस ने यह कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित नहीं है। कुछ दशक बाद दूसरे यूरोपीय खगोलवादी गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से देखा कि सितारों से भी आगे सितारे हैं। 16वीं सदी के आखिर तक आते आते इटली के मनोवैज्ञानिक गियोर्दानो ब्रूनो ने पक्के तौर पर कहना शुरू कर दिया कि आकाश अनंत है और हमारी जैसी कई दूसरी दुनिया इसमें बसती है। 20वीं सदी में आयरलैंड के एडम फोर्नियर ने ऐलान कर दिया कि आकाशगंगा में बहुत से ब्रह्मांड बसते हैं। चल मान लिया कि दुनिया में बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, पर उससे हमें क्या लेना देना, समीर ने कहा। लेना देना है भाई। देख, ऐसा है कि जब आइंस्टीन ने विश्व के रूप में और उसकी क्रियाओं को गणित के आधार पर सत्य सिद्ध किया और सापेक्षवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 2 मिनट, अब ये सापेक्षवाद का सिद्धांत क्या है यार? पीयूष ने बीच में ही अर्जुन को रोकते हुए कहा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अर्जुन ने कहा। यार तू इंग्लिश में मत बता, ये बता इसके अंदर होता क्या है। पहले ये माना जाता था कि समय निरपेक्ष और सार्वभौम है, मतलब सभी के लिए समान है। यानी यदि धरती पर 3 बज रहे हैं तो मंगल ग्रह पर भी 3 बज रहे होंगे। लेकिन आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। समय की धारणा अलग अलग है। आइंस्टीन के अनुसार 2 घटनाओं के बीच का मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है। मतलब, अनन्या ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मतलब ये मान लो कि 2 जुड़वा भाई हैं, ए और बी। ए बहुत तेज गति के रॉकेट से किसी ग्रह पर जाता है और कुछ समय बाद पृथ्वी पर लौट आता है, जबकि बी घर पर ही रहता है। ए के लिए सफर हो सकता है 1 वर्ष का रहा हो, लेकिन जब वो पृथ्वी पर लौटता है तो 10 साल बीत चुके होते हैं। उसका भाई बी अब 9 वर्षों बड़ा हो चुका है, जबकि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। यानी ए 10 साल भविष्य में पहुंच गया है। अब वहां पहुंचकर वो वहीं से धरती पर चल रही घटना को देखता है तो वो अतीत को देख रहा होता है। अनन्या फिर अपना सिर खुजाने लगती है। अर्जुन समझ जाता है कि उसे समझ नहीं आया है। देख अनन्या, जैसे गन से गोली छूट गई, लेकिन हमको अब उसको देखना है तो उसे गोली से भी तेज गति से आगे जाकर उसे क्रॉस करना होगा और फिर पलटकर उसको देखना होगा, तभी वो हमें दिखाई देगी। इसी तरह ब्रह्मांड में कई आवाजें, चित्र और घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं, वो फैलती जा रही हैं। वे जहां तक पहुंच गई हैं वहां पहुंचकर उनको पकड़कर सुनना होगा। जब सापेक्षवाद का सिद्धांत बना तब से वैज्ञानिकों में चर्चा उठ खड़ी हुई है कि क्या हम पास की घटनाओं को फिर से असली रूप में देख सकते हैं। आइंस्टीन ने सापेक्षवाद द्वारा सिद्ध किया था कि भूतकाल की घटनाएं भले हमारे लिए समाप्त हो चुकी हों, पर विश्व के किसी ब्रह्मांड में उनकी तरंगें अब भी वर्तमान में हैं और किसी अन्य लोक के निवासी यदि उनके पास कोई उपयुक्त साधन हो तो वहां जाकर बीता हुआ कल देख सकते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि दरअसल जो घटना घट चुकी है उनका दृश्य और साउंड किसी दूसरे ब्रह्मांड में मौजूद जरूर रहेगा। जिस तरह हम एक फिल्म देखते हैं उसी तरह उस ब्रह्मांड में जाकर हमारा अतीत दिखाई देगा, पर हाँ, हम उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं और यदि हमने वो बदल दिया तो पार्टिकल्स बिखर कर अस्पष्ट हो जाएंगे। मतलब तेरा सीधा सीधा कहने का ये मतलब है कि दुनिया में एक और ब्रह्मांड है जहां पर जो हमारी पृथ्वी पर घटित हो चुका है, मतलब जो पृथ्वी का पास है वो उस ब्रह्मांड का प्रेजेंट है, रुद्र ने कहा। हाँ भाई, सही समझा। उस दूसरे ब्रह्मांड में अभी भी यहाँ पर का बीता हुआ दृश्य और साउंड घूम रहे हैं। पर यार, एक बार के लिए मान ली तेरी बात, पर हम उस ब्रह्मांड में पहुंचेंगे कैसे? आज तक तो वैज्ञानिक वहां पर नहीं पहुंच पाए, ना ऐसी कोई सी मशीन बना पाए, रुद्र ने कहा। यार, उन वैज्ञानिक के पास शास्त्रों और तंत्र मंत्र का ज्ञान नहीं था ना, इसलिए वो लोग दूसरे ब्रह्मांड में नहीं पहुंच पाए। पर अपने पास तो है ना। क्या तुम लोगों को ये पता है कि इस दुनिया में सबसे तेज गति किसकी है? मेट्रो ट्रेन की, पीयूष ने हड़बड़ाहट के साथ कहा। आई थिंक लाइट की, रुद्र ने कहा। बिल्कुल सही कहा। अंतरिक्ष जैसी शून्यता में प्रकाश की एकदम सही गति 2,99,792.58 यानी 2,99,792.58
किलोमीटर प्रति सेकंड है। ऋग्वेद में सूर्य की प्रकाश की गति लगभग इतनी ही बताई है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14,96,00,000 किलोमीटर या 9,26,00,000 मील है तथा सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 48 सेकंड लगता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं और एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है लगभग अनुमानित 9,461 अरब किलोमीटर है। तू ये सब हमें क्यों पढ़ा रहा है? यहाँ पर कोई फिजिक्स की क्लास थोड़ी ना चल रही है जो तू अब से आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो की थ्योरी समझा रहा है। तुझे पता है ये फिजिक्स हमेशा मेरे सिर के ऊपर से निकलती है। सीधे सीधे समझाएगा ना, क्या कहना चाहता है? पीयूष ने कहा, यही कि हम दूसरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से जाएंगे क्योंकि दुनिया में सबसे तेज गति प्रकाश की गति है। वहीं ब्रह्मांड जहां पर यहाँ का पास वहां पर प्रेजेंट में चल रहा होगा। पर हम प्रकाश इतनी गति लाएंगे कहां से? रुद्र ने कहा, यार तुम लोगों को पता है हमारी ये जो आत्मा है ना, प्रकाश पुंजों से ही बनी है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था ये आत्मा अमर है और हमारा शरीर नश्वर। हम सबको पता है कि मरने के बाद हमारी आत्मा या तो स्वर्ग में जाती है या नरक में, और नहीं तो इसी लोक में भटकती रहती है। हमें उसी आत्मा को दूसरे ब्रह्मांड में ले जाना होगा। यार अर्जुन, तू सच में पागल तो नहीं हो गया है? भूल मत, मरने के बाद ही हमारे शरीर से आत्मा निकलती है। कहीं तू ये तो नहीं बोल रहा कि पहले हम मर जाएं फिर दूसरे ब्रह्मांड में चलें? नहीं यार, बिना मरे भी हमारे शरीर से आत्मा निकल सकती है। कैसे? सबने एक साथ हैरानी के साथ कहा। बाबा मच्छिंद्रनाथ के शाबर मंत्रों से। ये वही बाबा मच्छिंद्रनाथ है ना जिनकी कहानी तूने मुझे पिछली बार बताई थी जब गौरी ने वहां पर वशीकरण किया था और अन्य के कानों में वशीकरण मंत्र पढ़ रहे थे? रुद्र ने कहा, हाँ भाई, वही बाबा मच्छिंद्रनाथ। बाबा मच्छिंद्रनाथ ने कई शाबर मंत्र दिए और उनके मंत्रों के द्वारा हम दूसरे ब्रह्मांड में जा सकते हैं। तुमने पुराने जमाने में भी देखा होगा जब लोग किसी ऋषि मुनि के पास अपनी समस्या का निवारण लेने के लिए जाते थे तो वो अपनी आंखें बंद करके उस व्यक्ति का अगला पिछला सब जन्मों के बारे में बता देते थे। भारतीय कर्म फिलॉसफी के अनुसार मनुष्य का कोई कर्म तब तक नष्ट नहीं होता जब तक वो उसका फल भोग नहीं लेता। मनुष्य के कर्म आकाश में उसी प्रकार अंकित रहते हैं जैसे कुछ फुटेज लंबे फिल्म रील पर लाखों छोटे छोटे चित्र बने रहते हैं। इसी तरह पौराणिक काल में चित्रगुप्त द्वारा मनुष्य के समस्त कर्म का हिसाब किताब रखा जाता था। यार हमारे पास वक्त कम है, हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए। कैसी तैयारी? अनन्या ने कहा, हमारी आत्मा को दूसरे ब्रह्मांड में ले जाने की तैयारी। इतना कहकर अर्जुन आसपास देखने लग जाता है। नहीं, यहां से तो हमारी रूह को डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी। अर्जुन ने उस कमरे की खिड़की के पास जाते हुए कहा। यार तू ढूंढ क्या रहा है? पीयूष ने कहा, यार ऐसी जगह जहां से हमारी रूह को डायरेक्शन मिल जाए और हमारी रूह सीधे दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच जाए। अर्जुन ने कहा, यार वो देख, वो जगह कैसी रहेगी? रुद्र ने अपने हाथ से छत के ऊपर इशारा करते हुए कहा। छत के अंदर एक बड़ा सा छेद था जहां से एक आदमी आराम से निकल सकता था। हाँ यार, ये जगह बिल्कुल ठीक है, अर्जुन ने छत के नीचे खड़े होते हुए कहा।